Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the new chapter, chapter number 10 of part B of Indian economy. Name of the topic is chapter is employment and unemployment. Topic covered in this video, that is define of unemployment, worker, type of workers, labor supply, labor force and workforce. Size of workforce in India, why is the bulk of our workforce is rural based, why is the percentage of female worker is low and lower still in urban area, the rate of participation in India. And next is jobless growth, casualization and informalization. So students, we are going to start our chapter number 10, that is employment and unemployment. Student, this chapter you are going to do from the TR Jain. Now we are going to start the topic, first topic, that is what is unemployment. क्या होती है unemployment? Unemployment एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें people are willing to work, लोग जो है वो काम करने के लिए willing है और एट द एग्जिस्टिंग वेज, जो भी वेज रेट है उसके ऊपर जो वर्कर्स है वो विलिंग टू वर्क है, वो काम करना चाहते हैं और आर एबल टू वर्क, और वो एबल टू वर्क मतलब काम भी कर सकते हैं बट आर नॉट गेटिंग वर्क, पर उनको काम नहीं मिलता. सो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब व्हेन द पीपल आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेजेज, जितनी भी वेज रेट है उसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं और एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क, बट उनको काम नहीं मिलता. सो दिस इज अ अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ नेक्स्ट डिफाइंड इज व्हाट इज वर्कर. वर्कर क्या होता है? वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्कर. मतलब वर्कर क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो इंगेज है सम प्रोडक्शन एक्टिविटी में. और ये अ वर्कर और एन इंडिविजुअल इंगेज इन अ प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी बाय रेंडरिंग इट सर्विसेज, और उसकी जो सर्विसेज है वो जीडीपी में इंक्लूड होती हैं. सो हु इज़ अ वर्कर? वर्कर क्या होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो सम प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज्ड है और उसकी जो सर्विसेज है वो जीडीपी में इंक्लूड करती है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन द टू डिफाइन, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर. Now next is type of या classification of worker. तो worker are classified into two part, that is self employed और next is hired. कौन सा है? self employed और hired. जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं वो ऐसे वर्कर्स होते हैं जो इंगेज्ड होते हैं अपने ही काम में, ऑन बिजनेस और ओन प्रोफेशन, अपने ही काम में और अपने प्रोफेशन में इंगेज्ड होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड. जैसे ए फार्मर वर्किंग ऑन हिज ओन फार्म और एन एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन हिज ओन फैक्ट्री, जो अपने ही काम में इंगेज हो, उसे क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. नेक्स्ट इज हायर्ड वर्कर. हायर्ड वर्कर ऐसे वर्कर होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं और उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और सर्विसेज जब प्रोवाइड करके तो उनको रिवार्ड में क्या मिलती हैं? वेजेस और सैलरीज. मतलब जो दूसरों के लिए काम करेंगे और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उनको क्या मिलेंगी? रिवार्ड, और रिवार्ड मिलेगा. रिवार्ड में क्या मिलेंगे? वेजेस एंड सैलरीज. सो नेक्स्ट, हायर्ड वर्कर्स दो तरह के होते हैं, कैजुअल और रेगुलर. कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं वो डेली वेजर्स होते हैं, जो हायर करते रेगुलर बेसिस के ऊपर हायर नहीं करते, इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते. रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं जो फिक्स्ड पे रोल में एम्प्लॉयड, मतलब जो पक्के होते हैं और इनको सब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं जैसे पेंशन और ग्रेजुटी. सो टाइप ऑफ वर्कर में से सबसे पहले हमने किया सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर. टाइप ऑफ वर्कर में हमने क्या कौन सा किया? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और हायर्ड वर्कर. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर दोज वर्कर जो अपने ही काम में इंगेज्ड होते हैं और ये किसी और के लिए काम करते हैं, और उनको रिवार्ड में जब ये सर्विसेज देंगे तो रिवार्ड में उन्हें क्या मिलेंगी? वेजेस एंड सैलरीज. ये दो तरह के होते हैं, कैजुअल और रेगुलर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू डू द डिफाइन ऑफ लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स. लेबर सप्लाई क्या होती है? जो टाइम के हिसाब से जब पेमेंट मिलती है, जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे में तुम्हें जब पेमेंट मिलेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेबर सप्लाई. सो लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर. जो वर्कर काम मतलब ऑफर कर सकता है एट ए पर्टिकुलर वेज रेट, मतलब जितने घंटे वो काम करेगा उस हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी. यू मे बी एबल टू वर्क फॉर 10 आवर अ डे
बट विलिंग बट यू मे बी एबल टू वर्क। हम काम करना कितने घंटे काम कर सकते हो, 10 आवर अ डे, बट काम कितना करना चाहते हो, वो क्या है, 6 आवर अ पर्टिकुलर वेज। तो आप काम करना कितनी देर चाहते हो, सिर्फ 6 घंटे। काम कर कितनी देर सकते हो, 10 आवर्स। तो आपको जो वेज भी है वो किसके हिसाब से मिलेगी, 6। जो लेबर सप्लाई है, जो मैन आवर, ये वो मैयर किस में होती है, मैन आवर ऑफ वर्क में, कितने घंटे उसने काम किया। इट इज़ एस्टिमेटेड इन द रिलेशन टू द वेज रेट, ये वेज रेट के ऊपर डिपेंड करती है। सो लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर, जो वर्कर्स हैं विलिंग टू ऑफर देयर सर्विसेज एट ए पर्टिकुलर वेज रेट, वो अपनी पर्टिकुलर वेज रेट पे वो जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लेबर सप्लाई। एक इंसान, एक इंडिविजुअल है, वो 10 आवर काम करने की उसके पास कैपेबिलिटी है, बट वो काम कितने घंटे करना चाहता है, 6 आवर। जो ये लेबर सप्लाई है वो हमेशा मेजर किस में होती है, मैन आवर ऑफ वर्क में, मतलब मैन जितने घंटे काम किया है। और इसका जो हम एस्टिमेट इसमें कैसे कर सकते हैं हम लोग, वेज रेट में। नेक्स्ट इज लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होती है, नंबर ऑफ द वर्कर एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। जो बंदा एक्चुअली वर्क कर रहा है और विलिंग काम करना चाहता है, जो बंदा काम कर रहा है और जो काम करना चाहता है, वो दोनों इसमें इंक्लूड होंगे, दैट इज़ कॉल्ड लेबर फोर्स। और इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट, और ये वेज रेट के ऊपर इंक्लूड नहीं है। सो लेबर फोर्स में दोनों चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जो एक्चुअली वर्किंग, जो काम कर रहा है और जो काम करना चाहता है, और ये वेज रेट के ऊपर नहीं है। सो यू हैव टू डू दिस डिफरेंस ऑल्सो, दैट इज़ लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है, नंबर ऑफ द पर्सन एक्चुअली वर्किंग। बस इसमें आपने सिर्फ वही पर्सन लेने हैं जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, आपने वो पर्सन नहीं लेने हैं जो विलिंग टू वर्क है। मतलब सिर्फ एक ही चीज़ लेनी है कि जो बंदे काम कर रहे हैं वो ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जो काम करना चाहते हैं वो आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना। सो द फॉर्मूला वर्क फोर्स इज that is work labor force minus number of the person not willing but are willing to work। जो काम करना चाहते हैं उसको बट उनको काम नहीं मिल रहा। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वर्क फोर्स। नेक्स्ट यू हैव टू डू द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ द पर्सन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100। नेक्स्ट रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालोगे आप, टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये दोनों फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज Our next topic is size of workforce in India. Size of workforce of India. इंडिया में वर्कफोर्स कितने हैं आपके पास, 40 करोड़ पीपल वर्कफोर्स में है। इंडिया हैज़ वर्कफोर्स नियरली कितने हैं, 40 करोड़ ऑफ पर्सन, मतलब कितने लोग काम में इंगेज हैं, दैट इज़ 40 करोड़। अबाउट 70% वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स कंप्राइज इनटू द मेल वर्कर, और 30% है फीमेल में। मतलब 70% जो है वर्कफोर्स मेल की है और 30% कितने की है, फीमेल की है। और 70% अर्बन एरिया की है, 30% कितने की है, 70% रूरल एरिया की है, और 30% कितने की है, अर्बन एरिया की। और फीमेल वर्कफोर्स कितनी है रूरल एरिया में, 41.8, और अर्बन एरिया में कितनी, 35.31। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। इंडिया में टोटल वर्कफोर्स कितनी है, 40 करोड़ ऑफ पर्सन, जिसमें 70% कितने हैं मेल वर्कफोर्स, 30% कितने हैं फीमेल वर्कर्स, और नेक्स्ट है 70% जिसमें है जो रूरल एरिया में, और 30% किस में है, अर्बन एरिया में। और फीमेल वर्कर जो रूरल एरिया में कितने हैं, 41.8, और अर्बन एरिया में कितने हैं, 35.31% इन द अर्बन area. So our next question is why is the bulk of workforce is rural based। हमारी ज़्यादातर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड क्यों होती है, दिस इज सिंपली बिकॉज द बल्क जो है बल्क ऑफ द जॉब्स आर इन द रूरल एरिया। ज़्यादातर जॉब्स किस में है, अर्बन एरिया। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जीडीपी हमारे को रूरल एरियाज़ में से आनी चाहिए, पर ये ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि मोर द पीपल, ज़्यादातर पीपल इंगेज किस में होते हैं, फार्मिंग में होते हैं या अलाइंड एक्टिविटीज़ में होते हैं, जिनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इन द रूरल एरिया ने लो प्रोडक्टिविटी के करके लोगों में क्या होती है, लो
अर्निंग। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स लो अर्निंग, जिस करके रूरल एरिया में क्या होती है, पॉवर्टी होती है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, वाई इज अ बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज़ रूरल बेस्ड। इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल है कि ज़्यादातर जॉब्स रूरल एरिया में होती है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जीडीपी हमारे को तो रूरल एरिया से आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं विलेजेस के वो ज़्यादातर फार्मिंग और अलाइंड एक्टिविटी में इंगेज्ड होते हैं, जिसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या होती है, कम होती है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स के करके लो अर्निंग होती है, जिस करके इकॉनमी में क्या होती है, पॉवर्टी इन रूरल एरिया, जिस करके गरीबी होती है रूरल एरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अ परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन द अर्बन एरिया। मतलब कि जो फीमेल हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको क्यों, उनकी जो वर्कफोर्स में क्यों कम है इन द अर्बन एरिया। जो फीमेल एजुकेशन इन इंडिया में अभी भी फार कराई है, मतलब लो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लड़कियों को, और वुमेंस को जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, कम है। अमंग मोस्ट ऑफ द फैमिली इन द अर्बन एरिया जॉब्स वर्क फॉर द वुमेन इज स्टिल गवर्न्ड बाय द फैमिली डिसीजन। मतलब अगर फैमिली लॉ करेगी तभी वो काम करेंगे, अगर वो फैमिली नहीं लॉ कर रही है तो जो फीमेल है वो काम करने नहीं जाएगी। नेक्स्ट है हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग द रूरल इन द हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग द वुमेन इन द रूरल एरिया, जिस करके हमारे रूरल एरियाज़ में वाइड स्प्रेड ऑफ क्या पॉवर्टी होती है। क्यों पॉवर्टी होती है, क्योंकि जो फीमेल्स वर्कर्स हैं वो लेस प्रोडक्टिविटी जॉब्स में एंगेज होती है, और उनको इनकम भी क्या मिलती है, कम मिलती है। और कई बार तो उनको इनकम भी नहीं मिलती, उनको क्या मिलती है इन टर्म ऑफ काइंड, जैसे ग्रेन्स मिल गई हार्वेस्टिंग के सीज़न में, तो इस करके उनको कई बार इनकम भी नहीं मिलती है। मतलब हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग द वुमेन इन द रूरल एरियाज़, जिस करके हमारे रूरल एरिया में ज़्यादातर पॉवर्टी होती है। क्यों, क्योंकि जो फीमेल वर्कर्स हैं वो लेस प्रोडक्टिविटी जॉब्स में काम करती है, जिसमें उनकी जो इनकम होती है वो लो पेड होती है, जिस करके फैमिली की इनकम भी क्या होगी, कम होगी। मतलब इनका यही काम होता है कि फैमिली की इनकम में ऐड करना, और कई बार तो उनको वेजेस किस हिसाब से मिलती है, जैसे ग्रेन्स दे दी ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। पहले पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोडक्ट, इट पहले डिफाइन क्या होती है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन की। इट रेफर टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ वर्क फोर्स टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इसकी आपने फॉर्मूला कर ही लिया हुआ पीछे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया में कितनी थी, 33.9 इन 2017 एंड 18, और रूरल एरियाज़ में कितनी थी, 35% इन 2017 एंड 18। अर्बन एरियाज़ में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अमंग द मेन कितनी थी, 53%, और वुमेन की कितनी थी, 14.2% वुमेन। इन द रूरल एरियाज़ में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ जो मेन की थी वो कितनी थी, 51.7, और वुमेन की कितनी थी, 17.5%। ओवरऑल पार्टिसिपेशन कितनी थी, 34.7%। आपको इसी हिसाब से डाटा लर्न करना पड़ेगा। नाउ दीज आर द फैक्टर ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्व, इनसे क्या हमारी ऑब्जर्वेशन लगती है, मिलती है। पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, हाई डिपेंडेंसी रेशो। हाई डिपेंडेंसी रेशो मीन्स जो इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या है, मतलब कि जो इंडिया में ओवरऑल जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है इज़ नॉट वेरी हाई, implying not many people are engaged in the production activity। वो ज़्यादातर लोग जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज नहीं होते, इस करके उनको डिपेंड करना पड़ता है अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द रूरल एरिया। जो रूरल एरियाज़ में जो वर्कर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा है, बट उनकी जो जिस काम में वो इंगेज होते हैं उनकी जो उनका जो वो लेवल क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होता है, कम होता है। मतलब रेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा है, बट उनका जो लेवल ऑफ जो काम करते हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी माने जिस प्रोडक्टिविटी वाले काम में काम करते हैं उसमें उनकी इनकम क्या होती है, कम होती है, जिस करके उनको पॉवर्टी में सफ़र करना पड़ता है। उन्हें पॉवर्टी उसका रूरल एरिया में क्या होती है, पॉवर्टी होती है। नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द वुमेन इन द रूरल एरिया। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन की वो कहाँ पे होती है, रूरल एरियाज़ में। पहली फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इन द रूरल एरिया
पॉवर्टी जो है कंपेल कर देती है वुमेन को कि वो एजुकेशन तो ले ही नहीं सकती। सेकेंड, व्हेन द एम्प्लॉयमेंट इज़ ए प्योरिटी द वुमेन टेंड्स टू सीक द एम्प्लॉयमेंट इन एन एट अर्ली एज। जब उनको पढ़ना तो है ही नहीं, एजुकेशन तो वो ले ही नहीं सकते, इस करके उनको काम जल्दी उम्र में ही करना पड़ता है, जिस करके उनकी रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन जो है रूरल एरियाज़ में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो ये वुमेन्स होती है मोस्टली कहाँ पे काम करती है, लेस प्रोडक्टिविटी एरियाज़ में, जहाँ पे उनकी इनकम भी क्या होती है, कम होती है, जिस करके उनको पॉवर्टी में सफ़र करना पड़ता है। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। Now our next topic is occupation structure or distribution of workforce by the industry. First of all we are going to do the define of occupation structure. वो occupation structure का मतलब क्या होता है, जो workforce है across distribution of our workforce across primary, secondary and tertiary of a country is briefly called the occupation structure of economy. जो हमारी workforce है वो कैसे डिवाइडेड है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी में हमारी इकॉनमी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या लेते हैं, एग्रीकल्चर लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं, टर्शरी सेक्टर में हम लोग ट्रेड और ट्रांसपोर्ट लेते हैं। Now two main principle of this observation is that फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारा डाटा लर्न करना पड़ेगा, ये MCQs में भी आ जाता है कई बार कि 43.8% वर्कफोर्स किस में हमारे वर्कफोर्स किस में है, प्राइमरी सेक्टर में है, और टर्शरी में कितने 31.5% है एम्प्लॉयमेंट है, और सेकेंडरी सेक्टर में कितनी है 24.7। मतलब प्राइमरी सेक्टर में कितनी 43.8 में वर्कफोर्स है, और टर्शरी सेक्टर में कितने हैं 31.5, और सेकेंडरी में कितने 24.7। नाउ ऑब्जर्वेशन मतलब मेन पॉइंट्स अबाउट द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर दैट इज कि जो हमारी ज़्यादातर वर्क फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी देयर फॉर द वेज रेट इज़, और जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, जिस करके जो वेज रेट है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। और जितना ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर डेवलप्ड होगा उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री में क्या होगी, बैकवर्डनेस। नेक्स्ट इज ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर reveal that secondary and tertiary sector has failed to generate of job opportunity। जितनी ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इसका मतलब यही है कि सेकेंडरी और टर्शरी जॉब्स क्रिएट करने में फेल हो गया है, और ये शो करता है कि इकॉनमी में कितनी ज़्यादा बैकवर्डनेस है। और लास्ट है, जितनी ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर पीछे जाएगा, जो है सेकेंडरी सेक्टर इज लैगिंग, पीछे जा रहा है एज़ कम्पेयर टू द टर्शरी सेक्टर। ये भी शो करता है कि हमारी इकॉनमी में इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, फेल हो रहा है, जिस करके हमारी कंट्री में ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारी कंट्री में बैकवर्ड इकॉनमी होगी। मतलब ओवरऑल क्या है कि हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर को डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे उतनी उनकी वेज रेट भी क्या होगी, कम, क्योंकि वो लो प्रोडक्टिविटी वर्क है। और जितना ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी उतना ही सेकेंडरी, और ये शो करता है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में वो फेल हो गए। ये भी शो करता है कि इकॉनमी में कितनी बैकवर्डनेस है, और हमारी इकॉनमी में टर्शरी सेक्टर ने सेकेंडरी सेक्टर को पीछे कर दिया, जिस करके ये शो करता है कि इकॉनमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, कम है, और हमारी इकॉनमी में ग्रोथ भी क्या हो रही है, कम हो रही है, और जिस करके हमारी कंट्री अभी भी क्या है, बैकवर्डनेस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, हमारी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब जीडीपी जरूर बढ़ती है, बट उस हिसाब से हमारी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ इज अ सिचुएशन व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकॉनमी टेंड्स टू राइट, जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है owing to the innovation technology without any rise in the level of employment। बट उस हिसाब से हमारी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, मतलब हमारी इकॉनमी में जीडीपी जरूर बढ़ रही है, बट उस हिसाब से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। डिफाइन ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स होते हैं, जो आपने अभी किए हुए हैं, उनकी रेशो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, किस में,
टोटल वर्क फोर्स में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स. कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ द कैजुअली हायर्ड वर्कर इन द टोटल वर्क फोर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम. मतलब जिसमें कैजुअल वर्कर्स की जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं उनकी रेशो ज़्यादा होती है किसमें, टोटल वर्क फोर्स में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क force. You have to do the define only of this casualization. Next question is डिफाइन ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर. इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर का मतलब क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन जिसमें वर्क फोर्स जो फॉर्मल सेक्टर्स की है वो क्या होता है, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, और इनफॉर्मल सेक्टर की वो क्या होती है, राइज होना शुरू हो जाती है. फॉर्मल सेक्टर आपको पता ही है, दैट इज़ गवर्न्ड बाय सम ऑर्गेनाइज सेक्टर, और जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज होते हैं. और इसमें जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स में फॉर्मल सेक्टर की जो परसेंटेज है वो क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है, और इनफॉर्मल सेक्टर की जो परसेंटेज है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है. स्टूडेंट यू हैव टू डू द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर. दिस यू हैव डन इन द 10th क्लास ऑल्सो. फॉर्मल वर्कर और इनफॉर्मल वर्कर. फॉर्मल वर्कर क्या होते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और ये किस में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. इसमें इसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और इनमें इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी. जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो ट्रेड यूनियन फाइंड आउट बना सकते हैं अपनी, और ये अपनी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते. इनको दे आर प्रोटेक्टेड बाय द वेरियस लॉ के द्वारा ये प्रोटेक्टेड होते हैं, और इसमें कोई भी ये लोग जो इनफॉर्मल वर्कर हो वो किसी प्रकार के कोई भी लॉ से प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं. सो स्टूडेंट वी हैव डन only the employment topic. Now in the next video we are going to do the unemployment topic. I'm going to send you the questions of this chapter till now, till we have done. So do these questions in your fair notebook.